नमस्कार। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं जनसुराज पार्टी से दीघा विधानसभा के लिए प्रयासरत हूँ कि यहाँ एक कैंडिडेट हो सकूँ। तो तैयारी में हम लोग जैसा प्रशांत जी ने चाहा था कि कोई भी कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है, जो कैंडिडेट होना चाहते हैं जनसुराज की तरफ से, वो जिस तरह से काम करें, क्या किस तरह से लोगों से मिलें, बात करें, तो हम लोग उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। जैसे हर संडे को हम लोग एक मेडिकल कैंप लगाते हैं, फ्री मेडिकल कैंप, जिसमें कि आँख के, दाँत के, हड्डी के, बच्चों के स्पेशलिस्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर, सभी प्रकार के डॉक्टर अलग अलग हॉस्पिटल से आते हैं। तो उनके साथ हमारा टाइप है और हर संडे दीघा विधानसभा के अलग अलग मोहल्लों में हम लोग लगा रहे हैं। पिछले संडे को हमने इंद्रपुरी मोहल्ले में लगाया था। इसके अलावा हम लोग मीटिंग्स वगैरह करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर हर रोज़ सुबह और शाम अपने टीम के साथ जाते हैं, बात करते हैं, जनसुराज के बारे में बता रहे हैं। लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं जनसुराज के प्रति, मतलब जो शंकाएँ होती है, उसको हम लोग दूर करते हैं बात करके। तो चल रहा है, हर रोज़ लगभग 400-500 लोगों से हम लोग मिल ही लेते हैं। मैदान क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तमाम समस्या को देखते हुए कुछ ऐसी समस्या बताइए जिनको आप हल करना चाहते हैं। देखिए, दीघा विधानसभा क्षेत्र में अगर समस्याओं की बात करें तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। मुख्य रूप से जो समस्या है जिस पर कि हर राजनीतिक पार्टी का ध्यान जाता है, जो राजीव नगर क्षेत्र का जो ज़मीन है, वो ज़मीन अभी भी फ्री होल्ड नहीं हो पाया है। सारे पार्टी आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, बरसों से ये ऐसा ही है। इसी तरह का इश्यू आपको नेहरू नगर में बाढ़ से बचने के लिए कुछ लोगों को घर बना करके दिया गया था बाद में। बाकी सभी जगह पर उस क्षेत्र को, उस घरों को फ्री होल्ड कर दिया गया है, लेकिन नेहरू नगर का अभी भी बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको फ्री होल्ड नहीं किया गया है। तो ये सब एक मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा आप मुख्य मुद्दा में जाएंगे तो जब हम लोग बच्चा हुआ करते थे तो उस समय हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में कितने सारे फैक्ट्री होते थे, कितने लोग काम करते थे। आज सरकार का जो इंडस्ट्रीज़ के प्रति जो रवैया है, तो आप देखेंगे कि वहाँ से धीरे धीरे सारे इंडस्ट्रीज़ बंद होते चले गए हैं। अभी भी सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरह से सारे इंडस्ट्रीज़ जो बचे हुए हैं उनको कैसे बंद कर दिया जाए, और वहाँ पे अपार्टमेंट्स, मॉल ये सब खोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ अपार्टमेंट, मॉल खोलने से यहाँ की जनता को फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ की जनता को रोज़गार के लिए फैक्ट्रीज़ होने चाहिए, यहाँ का अपना कुछ उपज हो, कुछ सामान हम लोग बनाएं जो बाहर भेजें, उससे जो इनकम होगा तो राज्य का भी तरक्की होगा और लोग जो वहाँ काम करेंगे उनकी भी तरक्की होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो पहले से इंडस्ट्रीज़ हैं हम उसको हटा रहे हैं, नया बना नहीं पा रहे हैं। तो जो है उसको बचाना चाहिए, सरकार का वो काम होना चाहिए। नए नए लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि आप आइए वहाँ अपना इंडस्ट्री लगाइए। तो ये काम नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ को बंद करने की सारी तैयारी उनकी चल रही है। इसके अलावा जो लोकल लेवल पे और देखें हम दीघा विधानसभा में तो बहुत सारे नाले आज भी खुले हुए हैं। दीघा आसियाना रोड पर जब नाला खुला होता था उस समय का दीघा आसियाना, और नाला बंद कर देने के बाद वहाँ का जो एरिया का डेवलपमेंट हुआ, जमीन आसमान का फर्क। ये काम हम लोग राजीव नगर में बरसों पहले कर सकते थे, ये काम हम लोग पटेल नगर में कर सकते थे, नेहरू नगर में कर सकते थे। अभी तो नीतीश जी आए हैं, राजीव नगर वाले का नाले के लिए ढकने का शिलान्यास करके गए हैं, लेकिन ये कब पूरा होगा ये भी अभी नहीं पता है। बाकी जगहों के नाले भी वही हाल है, सड़कों की स्थिति वही हाल बनी हुई है। तो जो काम हो जाना चाहिए था, जो हमारे विधायक जी को कर लेना चाहिए था, उन्होंने भी, मतलब ये सारे काम के लिए आपको सरकार की जरूरत नहीं थी, ये यहाँ के विधायक ही कर सकते थे, संभव था, लेकिन उन्होंने जरा भी ध्यान नहीं दिया और बस अपने घर में बैठे। तो इस तरह से और भी बहुत बहुत सारे इलाके में हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं है। जितने स्लम एरिया हैं जो सारे, हमको लगते हैं कि मेजर स्लम एरिया दीघा विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, आप वहाँ जाएंगे तो स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है और साफ सफाई की भी स्थिति लगभग वैसी ही है। लेकिन सब ऐसे ही हैं, पड़े हुए हैं, ना उनके लिए रोजगार की सरकार ने कोई व्यवस्था की है और ना ही कोई काम उनके लिए ऐसा किया है कि वो वहाँ से उठ करके एक अच्छा जीवन जी सके। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार की नहीं है। वहाँ पे लोग रहते हैं, ठेला वाले, खोमचे वाले, ये सब लोग रहते हैं। अब ठेला लगाए हैं रोड पर, मार के भगा दे रहे हैं। आप मार के भगा दे रहे हैं तो सिर्फ उनको ही दिक्कत नहीं होती है, जो पब्लिक आता है, जो वहां से सामान खरीदने आता है, उनको भी उतनी ही असुविधा होती है। लेकिन सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि आखिर उनके रोजगार की हम क्या व्यवस्था करें। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को, वो नहीं हो पा रहा है। चुनाव के कुछ दिन शेष बचे हैं तो राजनगर नाला का बाउंड्री कराया गया है, क्या कहेंगे? ये तो देखिए, ये तो सिर्फ फायदा उठाने के लिए थोड़ा सा करवा करके छोड़ दिया गया है, ताकि कुछ फायदा सरकार, पब्लिक को ये लगे कि हाँ हम नाला ढकवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अभी और सिर्फ बाउंड्री करके बरसों तक छोड़ा जाएगा, इसको भी किया नहीं जाएगा। इन मुद्दों को सरकार जानबूझ करके बचा के रखती है ताकि अगले इलेक्शन में फिर इसी मुद्दे पर हम वोट ले सके लोगों से। तो ये सारे मुद्दे को सिर्फ बचाना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम करके कंप्लीट नहीं करना है। क्षेत्र में अनाज भी बांटा गया है प्रधान विधायक के। हाँ, देखिए
ये तो अब इलेक्शन का टाइम आया है तो अब अनाज बटेगा, कपड़े बटेंगे, बहुत कुछ होगा। हम लोगों ने जिस समय हम लोग शुरू किए थे यहाँ पर काम करना, उस समय पिछले ठंडे में हम लोग क्या किए कि सारे जगह से जहाँ जहाँ हम लोग डोर टू डोर जाते थे तो उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते थे कि आपके पास कोई गर्म कपड़ा है, जैकेट है, स्वेटर है, तो आप हमको दे दीजिए। और वहाँ से हमने सारे जगहों से कलेक्ट किया और उन सारे कपड़ों को लेके जो जरूरतमंद लोग थे हमारे एरिया में, उन सब के बीच में जाकर के हमने बांटा भी है। वो आप जाएंगे पता करेंगे तो बहुत सारे स्लम में आप जानेंगे कि हाँ हमने मतलब ट्रक का ट्रक कपड़े बांटे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने खरीद के बांटा है, खरीद के बांटने लायक मेरी स्थिति भी नहीं है, लेकिन अगर मेरी इच्छा हुई कि हाँ हम जिनके पास कपड़े नहीं है उनको हम दें, तो इसके लिए हमने व्यवस्था किया कि हाँ किस तरह से दिया जा सकता है। हर घर में 10-20 कपड़े ऐसे फेंके रहते हैं जो छोटे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लोग यूज नहीं करते हैं और बाद में फेंका जाता है। उनको उठाया, किसी को सही जगह जिनको जरूरत है उनको ले जाके पहुंचा दिया। तो काम तो ऐसा करना है। अब इलेक्शन के टाइम में हम जाएंगे, अनाज बांट देंगे, 500 रुपया दे देंगे, कुछ कर देंगे, तो ये जो जेन्युइनली गरीब है ना, जब आप घूमेंगे लोगों से मिलेंगे तो सचमुच ऐसे गरीब लोग हैं जिनके लिए 500 रुपया मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। आप उनको शिकायत नहीं कर सकते हैं कि आप 500 रुपया लेकर के वोट कर रहे हैं या 500 रुपया लेकर किसी के साथ जा रहे हो। बहुत मजबूत लोग। तो विधानसभा देखा जा रहा है लगातार बीजेपी कहीं सीट रहा है, जी। जैसे कितना चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? हाँ, ये बात तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है। देखिए, दीघा विधानसभा मैं समझता हूँ कि बहुत आसान सीट है, क्योंकि जिस समय लालू प्रसाद जी की स्थिति बहुत चरम पर थी, बहुत अच्छी परिस्थिति में लालू प्रसाद जी थे, यहाँ शासन में भी थे, उस समय भी दीघा विधानसभा बीजेपी की सीट होती थी, लालू प्रसाद की सीट नहीं हो पाती थी। उनके सारे प्रयासों के बावजूद भी दीघा विधानसभा बीजेपी को ही चुन रही थी। तो हम ये मानकर चलते हैं कि एक तो दीघा, और दूसरी बात कि दीघा विधानसभा में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत सबसे अधिक है। तो तर्क करने की शक्ति जो है दीघा विधानसभा के लोगों में है, वो ये जान लेते हैं कि कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर काम कर सकती है या कौन सी पार्टी जनता के लिए बनी है, अपने लिए नहीं बनी है। तो लालू प्रसाद जी के टाइम पे ये तो जग जाहिर है कि कैसी सरकार चल रही थी, उस टाइम में भी लोग जो हैं बीजेपी को चुन रहे थे, क्योंकि वही एक उनके पास ऑप्शन था। आज भी उनके पास अगर जनसुराज नहीं होता तो उनके पास वही एक ऑप्शन था और ये फिर से सीट जो है बीजेपी की ही होती, निश्चित थी। तो जब जनता, जहां की जनता तर्क कर सकती है, बात सुन सकती है, समझ सकती है, अपना अच्छा बुरा समझ सकती है, वैसी जनता से हम अपेक्षा, मतलब निश्चित हमको भरोसा है कि वहां की जनता इस बार जनसुराज को चुनेगी और आराम से जीत होगी, कोई असुविधा नहीं। आप जीत के आएंगे, प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता देखिए, मैं जीत कर आऊंगा तो जो समस्याओं पर अभी मैंने चर्चा किया है, प्राथमिकता तो रहेगी कि जो यहाँ के लोकल समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, एज ए विधायक मुझे जिन पर पहले ध्यान देना चाहिए, उन सारे बातों पर पहले ध्यान दिया जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल एस्टेट को हमको बेहतर बनाना ही होगा, राजीव नगर का जो इशू है उसको ठीक करना ही होगा। अभी हम कहें कि हम आएंगे ये सब ठीक कर देंगे, तो ऐसा तो कहने वाले कितने नेता आए और चले गए, सब लोग कह रहे हैं कि हम ठीक करेंगे, लेकिन करता तो कोई है नहीं। तो लेकिन हम अगर पहले से उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियां समझ रहे हैं, और पहले मैं जान रहा था कि सिर्फ राजीव नगर के ही जमीन में प्रॉब्लम है और वहां पर ही उसको, लेकिन अभी मुझे पता चला कि नेहरू नगर के ही जमीन में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम बहुत जगह है, बहुत तरह के लोगों को है, और जब मैं घूम रहा हूँ तो लोगों की परेशानी दिख रही है, समझ में आ रहा है कि इनको क्या जरूरत है। तो आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ कि अभी अटल पथ बना है, बड़ा सुंदर रोड बना है। अटल पथ पर शिव मंदिर और इंद्रपुरी के पास ओवरब्रिज बना है, जिसमें पहले सब्जी मार्केट होता था। बहुत ही छोटी सी बात है कि आपने उसको बंद कर दिया, वहां से सारा सब्जी मार्केट हटा दिया। लेकिन वहां से हटा देने पर अगर सब्जी फिर भी लग रहा है अभी, लेकिन वो रोड पे लगता है, अगर वही सब्जी जहां पर आपने उसको भर करके बनाया है, अगर पिलर दे के बनाया होता तो सब्जी मार्केट उस पिलर के अंदर में लगता। इससे वहां के मतलब जो बेच रहे हैं उनको भी फायदा होता, जो उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं उनको भी सब्जी खरीदने में सुविधा होती। अभी मजबूरन लोग रोड पर बेच रहे हैं क्योंकि वहां की जनता चाहती है कि बगल में सब्जी बिके, इसलिए वो बेच रहे हैं और उनका घर भी, परिवार भी चल रहा है, वहां के पब्लिक को भी आराम हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग अगर लगाया होता सरकार ने तो ये आज होता कि हाँ वहां पे स्टैब्लिशमेंट जो है परमानेंट होता सब्जी वालों का, वहां के मोहल्ला के लोगों को सुविधा हो जाती। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन तो ये ध्यान नहीं दे रहा है कि हम जिसको भगा रहे हैं वो फिर आगे किस तरह से अपना जीवन चलाएंगे, ये बातों पर ध्यान नहीं देता है। तो मैं आऊंगा तो पहले ये देखूंगा कि जो लोकल लोग हैं उनकी सुविधाएं, प्राथमिकताएं क्या है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। धन्यवाद। अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे? अपने क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आप वोट देने के पहले एक बार जरूर विचार कीजिए कि आपने सभी तरह के सरकारों को देखा है, सभी दलों के सरकार को देखा है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, राजद, सभी तरह के पार्टी को आप देख चुके हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इस पार्टी से आपको बहुत फायदा हुआ है, आपका जीवन का स्तर जो है बहुत बेहतर हुआ है, तो आप उनके साथ बने रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके दादा परदादा लोग भी उसी झोपड़ी में जी रहे थे या उसी परिस्थिति में जी रहे थे और आज आप भी उसी परिस्थिति में हैं, आपके बच्चे भी शायद उसी परिस्थिति में रह जाएंगे, तो आपके पास ये मौका आया है, ये मौका चुके तो फिर अगला 5 साल के बाद एक मौका आएगा। तो इसी मौके का फायदा उठाइए और आगे बढ़िए, सहयोग कीजिए, इस बार सहायता कीजिए हम लोग।